नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं, कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम गांव किसान के साथ खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि कृषि के क्षेत्र में जो नवीन जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं, जिसके चलते आप अपने व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में बदल सकते हैं। और इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाएंगे और हम पहुँच चुके हैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में। जबलपुर में जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे कृषकों को लाभ और विकास के आधार की। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपको उनसे करा देता हूं। हमारे साथ इस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर पी.के. मिश्रा साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक। जी धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि मिश्रा जी के नेतृत्व में इस विश्वविद्यालय के द्वारा लगातार और ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं और विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। सबसे पहले तो मिश्रा जी, आपको शुभकामनाएं। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये है कि अगर हम इस विश्वविद्यालय की बात कर लें तो ऐसी कौन सी फसलें हैं या कौन सी नवीनतम फसलें हैं जिन पर इस वक्त काम किया जा रहा है? इस प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आपको बताएं, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और तब से लगातार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय निरंतर विभिन्न फसलें जो हैं उन पर कार्य कर रहा है, नई तकनीक विकसित करने में कार्य कर रहा है। और जो भी ये नई तकनीकों किस्में हम तैयार करते हैं और भारत सरकार के द्वारा रिलीज की जाती हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र और मध्य प्रदेश शासन के कृषि विकास और कृषि कल्याण विभाग के माध्यम से किसानों तक हम निरंतर पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो है वो विश्वविद्यालय 387 वैरायटी निकाल चुका है। पिछले वर्ष में 7 वैरायटी निकली हैं, जिसमें क्या है सोयाबीन की वैरायटी भी निकली है, धान की 2 वैरायटी निकली हैं, गेहूं की भी 2 वैरायटी निकली हैं। और धान की वैरायटी तो एक जो ऐसी है जिसमें 90 कुंटल तक की उपज प्राप्त हो रही है प्रति हेक्टेयर में। इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर में भी हमारा जो है तकनीक का काम भी कर रहा है और नई किस्में जो हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ पर, उसमें भी काम अभी चालू है उसमें। तो और पिछले समय में जो धनिया की नई किस्म है वो किसानों तक पहुंचा दी गई है। तो निरंतर जो है हम करीब 28 किस्मों फसलों पर नई किस्मों पर काम कर रहे हैं। जी, तो देखा किसान भाइयों की लगातार विश्वविद्यालय के द्वारा नई किस्मों पर काम किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि विश्वविद्यालय की अगर बात कर ली जाए तो ऐसे कौन से शोध हैं जिन पर काम किए गए हैं जिससे खेती किसानी में जो किसान भाइयों की लागत है वो कम होती है? वो किस तरह से मददगार है किसान भाइयों की? अभी किसान भाइयों के लिए जैसे खरीफ में धान की जो फसल है उसमें डायरेक्ट सीडेड राइस की जो विधि है DSRI, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें जहाँ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्र जो धान के लिए पारंपरिक क्षेत्र हैं जैसे बालाघाट है उसमें और दूसरे, तो वहाँ किस प्रकार की किस्में ले जाएं और यहाँ पर किस प्रकार की किस्मों को हमें आवश्यकता है। तो वहाँ पर निरंतर हमारा अभी जो एक नया प्रोजेक्ट आया है फिलीपींस के साथ जी, उस पर का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। और डिंडोरी जैसे क्षेत्रों पे जहाँ की ज़मीन या उथली है, मंडला है, उमरिया है, इस क्षेत्र में भी हमारा निरंतर काम कर रहा है। नई तकनीक ये है कि उसमें विकसित की जाने वाली है कि कम से कम 6 से 7 वर्षों में पारंपरिक तरीके से नई किस्म निकलती है। बिल्कुल। फिलीपींस और मध्य प्रदेश शासन और विश्वविद्यालय तीनों लोग मिलकर इसको जो स्पीड ब्रीडिंग है उस पर काम कर रहे हैं। और इसका एक और केंद्र है वो जो है बनारस में है, बनारसी में जी। तो यहाँ पर उसमें निरंतर कर रहे हैं कि हमारे 3 वर्ष में अगर किस्में निकलेंगी तो हम और गति से, तीव्र गति से किसानों तक उत्तम किस्म की किस्में जो हैं धान की वो पहुँचाएंगे।
हमारे यहाँ जो दूसरी सबसे बड़ी क्षेत्र रबी में कवर होता है वो चने का है, और चने की करीब 18-19 वैरायटी निकाली है यहाँ से जी। और वो न केवल मध्य प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए और महाराष्ट्र के लिए और दूसरे राज्यों के लिए वो सबसे ज़्यादा है, और करीब 65% जो है मध्य प्रदेश बाहर का जो क्षेत्र है उसमें बोई जा रही हैं। जी सर, इसके पहले आपने फिलीपींस का जिक्र किया, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से जो दूसरे देश हैं वो लगातार भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और खेती किसानी के व्यवसाय में अपना सहयोग देना चाह रहे हैं, ऐसे में युवा किसानों की हम बात कर लें तो कितना ज़रूरी हो जाता है सर कि युवा किसान भी खेती किसानी से जुड़ें? वो भी सही है, लेकिन जो पारंपरिक तरीके से पैतृक जो खेती चली आ रही है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की रुचि खेती में कम हो रही है जी। उसका मुख्य कारण है कि खेती जो है काफ़ी जोखिम वाला कार्य है, प्रकृति के द्वारा भी काफ़ी विपदाएं आती हैं और परेशानी होती है, मेहनत भी बहुत है। बिल्कुल। और जब उनको ये लगता है कि हम अगर कहीं भी नौकरी करेंगे प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी, तो हमको नियमित रूप से मान लीजिए हम 15,000 20,000 रुपये मिल रहे हैं, तो हमने जो 6 महीने की एक होती है मान लो खरीफ के सीज़न में, तो आप ये समझ लिए कि उनने कहा हम 1,20,000 रुपये तो पा ही रहे हैं जी। और खेती में जब जोखिम रहता है तो नुकसान भी होता है, लेकिन नियमित आय जो अभी बच्चे की अपेक्षाएं हैं, जो युवा हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल रही है। जी। तो ICR की एक योजना है कि आर्या योजना कि रूरल यूथ रिटेन इन दी रूरल एरिया एग्रीकल्चर में, जी। उस योजना को भी हम यहाँ पर आर्या योजना को छात्रों को भी माध्यम से चला रहे हैं, और जहाँ हमारे महाविद्यालय हैं वहाँ पर भी हम प्रेरित करते हैं ग्रामीण युवाओं को कि वो खेती से जुड़े रहें। जी। और इसके बाद यदि हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं तो ये भी देखा जाता है सर कि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये भी कहा जा सकता है कि इस विश्वविद्यालय में किसान भाइयों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जा रहा है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं सर आपसे लूँगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है, तो किसान भाइयों यहाँ पर छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे वापस और जानेंगे कि आखिर किसान भाइयों को यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे दिया जाता है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुलपति विश्वविद्यालय के डॉक्टर PK मिश्रा साहब मौजूद हैं। सर आपका पुनः स्वागत है कृषि दर्शन के आज के मंच पर। सर ब्रेक पर जाने से पहले प्रैक्टिकल नॉलेज की हमने यहाँ पर बात करी थी। ये बताइए कि किस तरह विश्वविद्यालय के द्वारा जो किसान भाई हैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए एक हमारी सबसे बड़ी यूनिट है कृषि विज्ञान केंद्र जी, और 22 कृषि विज्ञान केंद्र जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं, और बाकी 2 NGO के पास भी हैं, और निरंतर हम इसमें फील्ड में डिमॉन्स्ट्रेशन दे के, OFT दे के, FLD डाल के, और जो भी तकनीक है उन गांव के किसानों के यहाँ प्रदर्शित करते हैं, और उनको जो आसपास के गांव के किसान लोग हैं वो भी आके उस तकनीक को देखें। ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र में हम जितनी भी नई वैरायटी आती हैं तो एक क्रॉप कैफेटेरिया लगाते हैं, जी।
तो नई वैरायटी का प्रदर्शन जो है सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से हो रहा है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट के और दूसरे जो कार्यक्रम हैं वो कृषि विज्ञान के अंतर्गत निरंतर उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। किसान सखी हैं, कृषि सखी जो हैं और किसान भाई हैं, और इसमें उर्वरक का और प्राकृतिक खेती का विशेष रूप से अभी ध्यान दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती पे लगातार हर हमारा किसान के जो कृषि विज्ञान केंद्र 5 हेक्टेयर में प्रदर्शन डाल रहा है जी। तो इसमें बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। किसान भाइयों ने भी बहुत रुचि दिखाई है। और दूसरा ये हुआ है कि जो केमिकल्स है और दवाइयाँ हैं अनावश्यक रूप से उपयोग होती थी, उसमें भी कमी आई है। इससे जो खर्चा है वो भी कम हो रहा है। जी सर, प्राकृतिक खेती की आपने यहाँ पर बात करी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न की भी बात कर लें तो आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार बढ़ने की कोशिश उनकी रही है, और उनका ये भी कहना है सर कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। हम इस विश्वविद्यालय की बात कर लें तो विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जैविक खेती पे निरंतर हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट भी है ICR का, उसके माध्यम से हम गांव-गांव में प्रदर्शन डालते हैं, कैसे इनकी कीट व्याधि से बचा जाए, प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे वो पराली नहीं जलाने वाली बात है वो भी बताते हैं कि भूमि की स्थिति क्या है, आप किस तरीके से इसको ले जाते हैं और किस प्रकार के उत्पाद आप खुद बना सकते हैं, जिसमें कि यूरिया और जो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं इनको कम आप यूज़ करें, और ऑर्गेनिक जितने भी उत्पाद आप तैयार करेंगे वो उपयोग करने से आपकी उपज और भूमि की जो स्वास्थ्य है वो निरंतर बना रहेगा। प्रधानमंत्री का जो ये विषय है, तो केंद्र शासन भी हमारे विश्वविद्यालय के माध्यम से विभिन्न जगह पर कृषि विज्ञान केंद्रों के इसके लिए निरंतर पैसा भी दे रहा है। बिल्कुल। और हमारे जो अन्य हमारे रीजनल रिसर्च स्टेशन हैं, पैसे नहीं भी मिले तो वो भी कर रहे हैं। तीसरा ये है कि जो हमारे छात्र हैं वो 6 महीने के लिए किसान के गांव में रहते हैं जी। और 6 महीने तक किसान क्या कर रहा है उससे भी सीखते हैं, क्योंकि किसान का अनुभव बहुत होता है। और जब ये पढ़ के यहाँ से जाते हैं तो 4th ईयर में 6 महीना उनको वहाँ रहना अनिवार्य है जी। चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों। जी। और जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो वहाँ पर अप्लाई करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली, बिल्कुल। और प्रैक्टिकली उस फील्ड में पूरा डॉक्यूमेंट बनता है, उसके आधार पर उनकी एक परीक्षा होती है, तभी बिना इसके वो पास नहीं हो सकते। तो इतना बढ़िया हमारे छात्रों का, रीजनल रिसर्च स्टेशन का, कृषि विज्ञान केंद्रों का और किसानों का बहुत अच्छा तालमेल है। तो सर क्या ये माना जा सकता है जिस तरह से जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो किसानों के घर जाते हैं तो एक अलग भी जगाने की कोशिश की जाती है कि जो युवा बच्चे हैं जो IT कंपनी में नौकरी कर रहे हैं या रोज़गार देख रहे हैं, तो वो भी खेती किसानी में आ सकते हैं? बिल्कुल आ भी रहे हैं और बड़ा परिवर्तन देखने मिला है जी। दूसरा एक और अनुभव जो है कि बहुत से लोग जैसे सिक्किमी पे देते थे अपनी ज़मीन जी। अभी जब जो प्राकृतिक खेती और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बातें आई तो वो कम से कम अपने घर के लिए खुद प्राकृतिक तरीके से सब्जी उगा रहे हैं और अन्य अनाज बिल्कुल वो उसका उत्पादन कर रहे हैं कि हम अपने परिवार के स्वास्थ्य को देखते हुए कम से कम खुद जो आवश्यक है उसको उतनी ज़मीन में उनका ये जो युवाओं का रुझान है वो खुद भी इसमें आगे आए हैं। चलिए, तो ये माना जा सकता है कि जो युवा हैं वो एक तरह से नवाचार भी कर रहे हैं। सर, उन्नत बीज की अगर हम बात कर लें तो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा उन्नत बीज आखिर किसान भाइयों तक कैसे पहुंचाए जाते हैं या कैसे उनकी मदद की जाती है? हमारे यहाँ जितने भी बीज उत्पादन का कार्यक्रम है वो ब्रीडर सीड का है जी। न्यूक्लियस सीड जो है साइंटिस्ट तैयार करता है और साइंटिस्ट जो नई वैरायटी या न्यूक्लियस सीड होता है उससे हम जो राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, मध्य प्रदेश की जो संस्थाएं हैं वो हमको एक इंडेंट देती हैं, मांग पत्र भेजती हैं कि हमको किस किस्म का कौन सा बीज अगले सीजन में चाहिए। जैसे अभी रबी का शुरू हो रहा है तो अभी से इंडेंट आ गई, वही हम वैरायटी भी लेते हैं और वही किस्में का बीज उत्पादन यहाँ करते हैं ब्रीडर सीड का। सामान्यतः जो बीज है हम सीधे किसानों को नहीं देते हैं क्योंकि बीज विकास निगम और दूसरी उनकी सोसाइटी है, उनका उत्तरदायित्व है कि गांव-गांव तक वो बीज जो हमारे यहाँ से ब्रीडर सीड ले आते हैं फिर उसको वो फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड में कन्वर्ट करके बेचते हैं। तो यहाँ पर हम
लगातार ये कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा बीज का ज़्यादा उत्पादन हो गया और हमारे पास बच रहा है शेष बीडर सीड भी, तो हम वो किसानों को भी देते हैं जी और यहाँ से हमारा वन सिंगल विंडो सिस्टम है जी और बहुत से किसान यहाँ से अपनी किस्म चुन के और यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। तो देखा किसान भाइयों किस तरह से विश्वविद्यालय के द्वारा समग्र विकास की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा सर हमने उन्नत खेती की तो बात कर ली, बीज की बात कर ली, लेकिन यदि कीट की हम बात करें या बीमारियों की बात करें तो केवीके के द्वारा क्या पहल ऐसी की जा रही है जिसके ज़रिए किसान भाइयों को फसलों से बचाने के लिए, जो कीटों से बचाने के लिए जानकारी दी जाती है? देखो, कीट व्याधि के लिए एक तो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र में कोई बीमारी आई है तो विभाग के लोग भी उसमें शामिल होते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के लोग भी हैं। तो उस स्पॉट पर विजिट करते हैं और वास्तव में कौन सी बीमारी है, इसका रोकथाम कैसे होगा, कौन सा केमिकल होगा, उसकी पूरा मार्गदर्शन देते हैं। दूसरा कि किसानों को हम समय समय पर, हमारे यहाँ किसान मोबाइल एडवाइजरी के एक व्यवस्था है जिसमें 25 लाख रुपए किसान जुड़े हुए हैं, तो उनका डेटाबेस है। तो मौसम संबंधी और ऐसी कीट व्याधि की जानकारी अगर कोई किसान फ़ोन करता है तो उनको भी भेजते हैं जी। और मध्य प्रदेश की जो कृषि की वेबसाइट है वहाँ पर एम कृषि, तो उसमें जब शासन मांगता है तो हम पूरा कंटिजेंट प्लान, आकस्मिक जो होता है इस प्रकार की रोकने के लिए जी। वो भी उनको उपलब्ध कराते हैं यहाँ से कि कैसे रोक, अगर बड़े क्षेत्र में आ रहा है तो जी। और बिना परीक्षण के हम ना तो कोई कीटनाशक रिकमेंड करते हैं, ना कोई फील्ड में जाके किस प्रकार के कीट आ रहे हैं उनका कैसे रोकथाम होगा। इसी तरीके से ये किस प्रकार की बीमारी आई है उसका मार्गदर्शन देते हैं। चूँकि कार्यक्रम की अंतिम बेला चल रही है, किसान भाई जब आपके पास आते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, एक कितनी मदद या कितनी खुशी का एहसास होता है, क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किसान भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए? देखो कि भारत का जो कृषक है वही अन्नदाता है जी। क्योंकि हर कोई तो खेती नहीं कर रहा है और जो कृषक मान लीजिए कि धान लगा रहा है तो वो भी एक कंज्यूमर है जी। वो सभी फसलें नहीं लगा रहा है। कोई जो मान लो अभी रबी में किसी ने गेहूं लगाया, अभी मटर लगाया, चना लगाया, तो वो वही फसलें अपने परिवार के लिए उपयोग कर पाता है जो वो बो रहा है। लेकिन अगर इससे अलग चाहिए तो वो किसी दूसरे से खरीदेगा। तो वो दोनों तरफ, एक तरफ वो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, दूसरी तरफ वो उपभोक्ता भी है। तो उनको सब तरीके से मार्गदर्शन अपन देते हैं और एक हर फसल के पहले वास्तव में जो इसकी विधि है तो हम लैंड यूज़ प्लानिंग करते हैं, किसानों को भी समझाते हैं कि आपके पास 10 एकड़ का फार्म है तो 10 एकड़ में सभी में एक ही फसल नहीं हो सकती है, बिरले में हो सकती। तो आप उस प्लाट का, उस खेत का चयन करें कि कौन सा आपका खेत में सिंचाई है, कम सिंचाई है, उसमें सॉइल टेस्टिंग कराई है तो किसमें नाइट्रोजन है, उस हिसाब से लैंड यूज़ प्लानिंग को प्लान करें, फिर फसल को प्लान करें कि कौन सी फसल किस खेत में लगाई जानी है। तो देखा किसान भाइयों, तमाम जानकारियां जो डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई है, तमाम विषयों पर बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से आपने जानकारी दी और सर आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ अब समय हो गया है खेती से जुड़ी खबरें देखने का, यानी कि खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी। मध्य प्रदेश में 7.31 लाख हेक्टेयर बड़ा सिंचित क्षेत्र। प्रदेश में रबी का रकबा 96 लाख हेक्टेयर हुआ। फसलों को पाले से बचाए और लाल सड़न रोग से बचाए गन्ना। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार खरीफ की प्रमुख फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि का अनुमान है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 38.70 लाख टन बढ़कर 1733.30 लाख टन अनुमानित है। खरीफ चावल व मक्का के अच्छे उत्पादन की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा ने फसलों को प्रभावित किया है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों को अच्छे मानसून से काफी लाभ हुआ है। इससे कुल मिलाकर फसलों की अच्छी वृद्धि हुई है। प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान खरीफ
चावल उत्पादन 1245.04 लाख टन अनुमानित है, जो गत वर्ष के खरीफ चावल उत्पादन से 17.32 लाख टन ज्यादा है। खरीफ मक्का का उत्पादन 283.03 लाख टन अनुमानित है, जो गत वर्ष के खरीफ मक्का उत्पादन से 34.95 लाख टन अधिक है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान कुल खरीफ पोषक मोटा अनाज 414.14 लाख टन और कुल खरीफ दलहन उत्पादन 74.13 लाख टन अनुमानित है, जिसमें अरहर 35.97 लाख टन, उड़द 12.05 लाख टन और मूंग 17.20 लाख टन का उत्पादन अनुमानित है। देश में कुल खरीफ दलहन का उत्पादन 275.63 लाख टन अनुमानित है। इसमें 110.93 लाख टन मूंगफली का उत्पादन शामिल है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.81 लाख टन अधिक है और सोयाबीन उत्पादन 142.66 लाख टन अनुमानित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गत 2 वर्ष में 7.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वर्ष 2026 तक 8.44 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल की प्रयोग कर की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव विधानसभा समिति कक्ष में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पार्वती, काली सिंध और चंबल अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, केन बेतवा अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की स्वीकृति और केंद्र सरकार के सहयोग को राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए राज्य में भी विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में जल संसाधन विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इस दिशा में राज्य में अध्ययन और सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। राज्य में नदी जोड़ो परियोजना अंतर्गत उज्जैन जिले में कान्ह गंभीर, मंदसौर, नीमच और उज्जैन में कालीसिंध, चंबल, सतना जिले में केन और मंदाकिनी, सिवनी एवं छिंदवाड़ा जिले में शक्कर पेंच और दूधी, तामिया, रायसेन जिले में जामनेर, नेवन और नेवन बिना नदियों का सर्वेक्षण किया गया है। प्रदेश में चालू रबी सीजन 2025-26 में अब तक 96,50,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 97.56 लाख हेक्टेयर की बोनी हुई थी। संचय की प्रमुख फसल गेहूं की बोनी अब तक 66.07 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 68% है। इस वर्ष रबी फसलों का लक्ष्य 138.85 लाख हेक्टेयर रखा गया है। अब तक लक्ष्य के विरुद्ध कुल रबी बोनी 69% पूरी हो गई है। कृषि विभाग के मुताबिक अब तक 96.50 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है। इसमें राज्य की प्रमुख रबी फसल गेहूं की बोनी 66.07 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि गत वर्ष अब तक 58.69 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था और दूसरी प्रमुख फसल चने की बोनी अब तक 11.59 लाख हेक्टेयर में हो गई है, जो गत वर्ष समान अवधि में 116.07 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कुछ क्षेत्रों में तापमान कम रह सकता है। मौसम विभाग द्वारा भी प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से कम होने की संभावना बताई गई है। तापमान में होने वाली इस गिरावट का असर फसलों पर पाले के रूप में होने की आशंका रहती है। आसमान साफ होने, हवा का बहाव कम होने के साथ तापमान में तेजी से गिरावट, पाला पड़ने के संकेत मिलते हैं। शरीर पर तापमान का असर थरथराहट के रूप में महसूस होता है। किसानों को समझाइश दी गई है कि रात्रि में विशेषकर तीसरे और चौथे पहर खेत की मेड़ों पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर धुआं करें, जिससे कि धुएं की परत फसलों के ऊपर छा जाए। भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि शुष्क भूमि में पाला पड़ने का जोखिम अधिक होता है, अतः फसलों में स्प्रिंकल के माध्यम से हल्की सिंचाई करें। यूरिया की 500 ग्राम मात्रा का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। 8 से 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ भुरकाव और घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना भी पाले के विरुद्ध कारगर उपाय होता है। गन्ना उत्पादकों के लिए लाल सड़न रोग को नियंत्रित करना एक समस्या रहती है। गन्ने का लाल सड़न रोग पत्तियों से लेकर गन्ने की भीतरी सतह तक आक्रमण करता है। फफूंद जनित इस रोग के कारण इसकी गुणवत्ता पर असर होता है तथा सामान्य फसल के
तुलना में गन्ने का विकास भी कम होता है। इसके बचाव के लिए रोगरोधी जातियां जैसे को 87025, को जवाहर 86600, को 94012 तथा को 91010 लगाएं। बोनी के पूर्व तथा गडेरियों को गर्म हवा से उपचारित करें। फफूंद जनित रोग रहित खेत का गन्ना लगाने के लिए चयन करें। गडेरियों का उपचार करने के पूर्व 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में घोल में 10 मिनट तक डुबोकर रखें। जड़ी फसल में पूरा भूरा उर्वरक दें तथा उर्वरक संतुलित होना चाहिए। पत्तियों में रोग के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत तोड़कर नष्ट करें और साथ ही जड़ी के बाद तीसरी फसल नहीं ले। तो किसान भाइयों, आज के खबरों खेती में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।